गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम वैदिक सभ्यता स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कंप्लीट हो गया था। आज हम वैदिक सभ्यता या वैदिक काल भी बोलते हैं ना, वैदिक पीरियड है ना इंग्लिश में। इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे हम, ये क्या थी, प्राचीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद कौन सी सभ्यता आई है, वैदिक सभ्यता है ना, जिसमें क्या हमें वेदों की रचना देखने को मिली, जिसमें हमें ऋग्वेद पढ़ेंगे है ना, हम ऋग्वेद पढ़ेंगे, सामवेद पढ़ेंगे है ना, सामवेद पढ़ेंगे, अथर्ववेद पढ़ेंगे, यजुर्वेद पढ़ेंगे। 4 वेद होते हैं, चारों वेद हम का विस्तृत अध्ययन करेंगे है ना। वैदिक शब्द का तात्पर्य क्या है, वेद से बना है वैदिक शब्द, और इसका अर्थ क्या होता है, ज्ञान है ना। इसका अर्थ क्या होता है, ज्ञान, क्योंकि हम वेदों से क्या प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं ना। कुछ चीजें इसकी मान्यता प्राप्त है और कुछ चीजें नहीं है ना। और इसके निर्माता अगर देखें जो वैदिक सभ्यता के, तो कौन थे, आर्य लोग थे है ना। ये कहाँ से, ईरान से आए थे है ना। ये मैं आपको अच्छे से बताऊंगी, अभी तो मैंने आपको ऐसे ही बताया। ये जो आर्य थे, जो वैदिक सभ्यता का इन्होंने निर्माण किया था सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात है ना। और इसका अर्थ क्या होता है, आर्य का श्रेष्ठ होता है, उत्तम होता है, अभिजात वर्ग के लोग होते हैं, कुलीन या उत्कृष्ट है ना। ये सभी किसका अर्थ होता है, आर्य का है ना। श्रेष्ठ बोल देंगे या उत्तम बोल देंगे, अभिजात बोल देंगे, कुलीन या उत्कृष्ट वर्ग के लोग बोल देंगे है ना। इसकी सर्वप्रथम खोज किसने की थी, आर्य शब्द की, तो मैक्स मूलर ने 1853 में आर्य शब्द का प्रयोग किया था। सबसे पहले किसने किया था आर्य शब्द का प्रयोग, मैक्स मूलर ने किया था 1853 में है ना। और इनकी भाषा क्या थी, संस्कृत भाषा थी है ना इनकी। और इनकी जो संस्कृति थी वो क्या, ग्रामीण संस्कृति। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की जो संस्कृति है वो शहरी नगरीय सभ्यता या शहरी सभ्यता थी। और जो वैदिक सभ्यता की वैदिक संस्कृति की क्या है, ग्रामीण रहवास था है ना, ग्रामीण जैसा था है ना। और यहाँ पे क्या था, शहरी था है ना, जिसमें विशेष सिंधु घाटी सभ्यता की क्या, नगर नियोजन थी है ना। और जो वैदिक पीरियड को 2 भागों में बांटकर हम पढ़ते हैं। जैसे पहला क्या है, ऋग्वैदिक काल, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल कब से, इसका पीरियड देखें तो 1500 से 1000 BC तक इसका पीरियड है। और इसमें क्या हमको ऋग्वेद के बारे में पढ़ने को मिलेगा है ना, किसमें, ऋग्वैदिक काल में है ना। और उत्तर वैदिक काल पीरियड क्या है, 1000 से 600 BC तक किसका है, उत्तर वैदिक काल का पीरियड रहा है। और इसमें हम क्या, जो भी हमारे सामवेद है, यजुर्वेद है, यथर्वेद है ना, और जो भी हमारे उपनिषद है ना, वेदांत है, ये सब वेदांत के बारे में है ना, इन सब के बारे में हम किस में पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक काल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम वैदिक सभ्यता के भौगोलिक विस्तार के बारे में बात करेंगे कि इसका मुख्य स्रोत क्या है, विस्तार कहाँ से, और आर्य कहाँ से आए थे है ना, और भारत में इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है ना। तो सबसे पहले क्या, इसका मुख्य स्रोत क्या है, ऋग्वेद है। इसका मुख्य स्रोत क्या है, ऋग्वेद है ना। इसकी जानकारी, वैदिक सभ्यता के बारे में हमें जानकारी ऋग्वेद से प्राप्त होती है। और इनका निवास क्या है, इनके निवास को क्या बोलते हैं, सप्तसेदक क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सप्तसेदक क्षेत्र। सप्तसेदक क्षेत्र का मतलब होता है 7 नदियों से मिलकर बना हुआ क्षेत्र है ना। तो हम 7 नदियां देखते हैं कि वो 7 नदियां कौन कौन सी थी, जो सप्तसेदक प्रदेश के अंतर्गत आती थी। तो सबसे पहले सिंधु नदी, तो हम इससे मान सकते हैं कि जो वैदिक सभ्यता का विस्तार था वो पाकिस्तान में भी था, क्योंकि जो सिंधु नदी है वो पाकिस्तान में प्रवाहित होती है। और नेक्स्ट है सरस्वती नदी। सरस्वती हमारी कहाँ पे, राजस्थान के अंतर्गत है। तो इससे हम मान सकते हैं, मैं आपको ये कंफर्म नहीं है पर राजस्थान के अंतर्गत ही है ना, ये सरस्वती नदी है। और सुत्रुथी नदी, ये इसको क्या बोलते हैं, सतलज। ये कहाँ से, तिब्बत से निकलती है। हम जो हमारा ज्योग्राफी वाला टॉपिक होगा, ज्योग्राफी सब्जेक्ट होगा, उसमें मैं आपको सारी नदियां बताऊंगी है ना। ये कहाँ, इसको क्या बोलते हैं, सतलज नदी। और विपाशा को क्या बोलते हैं, ब्यास नदी। ये भी कहाँ, भारत में ही प्रवाहित होती है। उसके बाद ये कहाँ पे जाती है, पाकिस्तान में जाती है ना। सॉरी, ये एकमात्र नदी है जो पाकिस्तान में नहीं जाती है ना, सिंधु की सहायक नदी है ना ये। और पुरुषाणी नदी, जिसको क्या बोलते हैं, रावी नदी, ये भी कहाँ, भारत से प्रवाहित होती है। उसके बाद कहाँ जाती है, पाकिस्तान में जाती है ना। और नेक्स्ट है विस्ताता नदी, जिसको क्या बोलते हैं, झेलम नदी। ये सब जो मैंने 4 नदियां बताई हैं, ये क्या है, सिंधु नदी की सहायक नदी है ना वर्तमान में, जिनको क्या बोलते हैं, पंचनद बोलते हैं ना,
जिनको क्या बोलते हैं, पंचनद बोलते हैं ना। क्या है, विस्तारता झेलम बोलते हैं, और अस्कनी को क्या बोलते हैं, चिनाब। ये चारों, ये जो पांचों नदियां हैं वो किसकी सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी। वर्तमान में सरस्वती का अस्तित्व नहीं है, बाकी जो पांचों नदी है उसका अस्तित्व है, जैसे सतलज है, ब्यास है, रावी है, झेलम है, चिनाब। ये जो पांचों नदियां हैं वो सिंधु नदी की सहायक नदी है, जिसको क्या बोलते हैं, पंचनद बोलते हैं ना। और जो वैदिक सभ्यता है उसका विस्तार कहाँ कहाँ पे हुआ है, जैसे अफगानिस्तान में भी इसका विस्तार है ना, पंजाब में भी इसका विस्तार है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी इसका विस्तार है। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिली, ऋग्वेद से प्राप्त हुई है ना। ये हमने ऐसे सडनली नहीं बता दिया, ये हमें ऋग्वेद से इसकी जानकारी प्राप्त हुई है ना। और कुछ प्रदेश है जिसको आर्य लोग, जैसे ब्रह्मवर्त, जिसको क्या सतलज से यमुना तक के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, ब्रह्मवर्त क्या बोलते हैं, सतलज से यमुना के क्षेत्र को ब्रह्मवर्त है ना। ब्रह्मर्षि देश किसको बोलते हैं, गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र को, किसके, गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र को क्या बोलते हैं, ब्रह्मर्षि देश है ना। और इसके सीमावर्ती क्षेत्र को बोलते हैं ना। और मध्य देश किसको बोलते हैं, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य देश किसके बीच के क्षेत्र को बोलते हैं, तो हिमालय है ना, जो हिमालय पर्वत है हमारे उत्तर भारत में, एवं विंध्याचल पर्वत के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, मध्य देश बोलते हैं। जो विंध्याचल पर्वत है वो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में स्थित है ना। और जो हिमालय पर्वत है ये हमारा जम्मू कश्मीर है ना, हिमाचल प्रदेश है ना, इसके अंतर्गत है ना। और आर्यवर्त किसको बोलते हैं, कालांतर में जो आर्यों ने संपूर्ण उत्तर भारत में अपना अधिकार कर लिया था, तो उसे क्या बोलते हैं, आर्यवर्त क्षेत्र बोलते हैं। आर्यवर्त क्षेत्र या आर्यवर्त देश भी बोलते हैं ना। जो बाद में तब उत्तर भारत में पूरा अपना राज कर लिया था आर्यों ने, तो उसको क्या बोल दिया, आर्यवर्त बोलते हैं। नेक्स्ट हम ऋग्वेदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। जो ऋग्वेदिक काल का टाइम पीरियड है वो 1500 से 1000 BC माना जाता है। इसके अंतर्गत हम ऋग्वेदिक काल का सामाजिक जीवन है, आर्थिक जीवन है, और धार्मिक जीवन है, राजनीतिक जीवन है, ये सभी, जो स्थापत्य कला है वो कैसी थी है ना, ये सब चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले हम उसका सामाजिक जीवन देखेंगे कि सामाजिक जीवन में क्या क्या चीजें थी। सबसे पहले क्या, वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था क्या, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, ऋग्वेद के 10वें मंडल से। कहाँ से, ऋग्वेद के हम ऋग्वेद के बारे में पूरा पढ़ेंगे कि इसमें कितने मंडल है, कितने क्या है ना, 10 मंडल है टोटल है ना। मैं अभी आपको ये बता देती हूँ, बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है मैं आपको पूरी इन डिटेल बताऊंगी है ना। 10वें मंडल में क्या है, पुरुष सूक्त। जो पुरुष सूक्त है उसमें क्या है, वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया कि 4 प्रकार के वर्ण थे। एक तो ब्राह्मण वर्ग था, क्षत्रिय था, वैश्य था और शूद्र था। जो ब्राह्मण वर्ग का व्यक्ति था वो क्या है, उच्च वर्ग का व्यक्ति था है ना, जो कि क्या करता था, या तो पूजा पाठ का काम करता था या शिक्षा देता था। ये कौन करता था, ब्राह्मण वर्ग का व्यक्ति करता था। और नेक्स्ट था क्षत्रिय, ये करता था शासन है ना, क्या करता था, शासन। और ये लोगों की, ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, जैसे हमने सिंधु घाटी सभ्यता में क्या पढ़ा था, योद्धा। तो जो क्षत्रिय वर्ग के लोग थे वो योद्धा वर्ग के लोग थे, और ये शासक करते थे है ना, शासन करते थे लोगों पर है ना, ये शासक वर्ग के लोग थे है ना। और थर्ड थे वैश्य लोग है ना। वैश्य लोग क्या थे, जो व्यापार करते थे है ना, व्यापारी थे, जैसे शिल्पकार हो गए है ना, और भी खेती करना हो गया है ना, ये काम कौन करते थे, वैश्य लोग करते थे। मतलब ये सब चीजें अलग से इन्होंने अलग से डिवीजन किया था कि वैश्य लोग ये करेंगे, क्षत्रिय लोग ये काम करेंगे, ब्राह्मण लोग ये काम करेंगे ना। और जो शूद्र थे वो सबसे निम्न जाति थे है ना। इनको क्या ऋग्वेद, जो वेद था वो पढ़ने की क्या इजाजत नहीं थी, किसको, शूद्र लोगों को। और ये जो शूद्र थे वो तीनों वर्ग की क्या करते थे, सेवा करते थे। क्या करते थे, सेवा। तीनों वर्गों की सेवा करते थे। कौन करते थे, शूद्र लोग है ना। और ये जो डिवीजन था ये पहले क्या था, कर्म के आधार पर था। ऋग्वेद में क्या था, ये कर्म के आधार पर था। मतलब जैसा आप कर्म करोगे आपको वैसा ही, जैसे आपने, अगर आपको शिक्षा
शिक्षा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप क्या हो गए, ब्राह्मण। अगर आप उसमें उच्च गुणवत्ता रखते हैं तो आप ब्राह्मण हैं। अगर आप आपका जो योद्धा कौशल है वो अच्छा है तो आप क्या, क्षत्रिय बन गए, है ना। ये जन्म के आधार पर नहीं होता था। जैसे अब आगे हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल, तो उत्तर वैदिक काल में क्या होगा, ये जन्म के आधार पर हो गया, है ना। ये पहले के जन्म के आधार पर नहीं था, ये किसके आधार पर था, कर्म के आधार पर। तो आपको ये पॉइंट नोट करना होगा कि ये क्या है, कर्म के आधार पर, ना कि जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर कब होगा, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, है ना, उत्तर ऋग्वैदिक काल में, है ना, ऋग्वैदिक काल में। उत्तर ऋग्वैदिक काल में क्या होगा, जन्म के आधार पर। अभी क्या है, ये सब चीजें कर्म के आधार पर, है ना। और नेक्स्ट हम देखेंगे परिवार। परिवार क्या था, संयुक्त परिवार था। मतलब संयुक्त परिवार में हम देखेंगे कि जो हमारे आज का परिवार देखेंगे तो अभी वर्तमान में क्या, एकल परिवार की व्यवस्था ज्यादा है। किसकी, एकल परिवार की व्यवस्था ज्यादा है ना। पहले क्या थी, संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी। जैसे चाचा हो गए, बड़े पापा हो गए, उनके छोटे भाई हो गए, फिर वो साथ में रहते थे और साथ में जो अपना जीवन है सभी चीजें एक साथ करते थे। तो क्या, संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी। वर्तमान में क्या है, ये सब एकल परिवार की व्यवस्था है ना। और क्या था, पितृसत्तात्मक समाज था। और जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें हमने क्या देखा था, मातृ सत्तात्मक समाज, है ना। मातृ सत्तात्मक समाज हमने देखा। और अभी वर्तमान में क्या है, पितृसत्तात्मक समाज, है ना। जो कि वर्तमान में भी हमारा पितृसत्तात्मक समाज है। कहीं ना कहीं आज भी ये सोच क्या है, पितृसत्तात्मक है। पर अगर हम शुरुआत की बात करें कि शुरुआत में क्या था, तो शुरुआत में मातृसत्तात्मक समाज था ना। और स्त्रियों की दशा कैसी थी, स्त्रियों की दशा क्या थी, उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। अभी तो क्या है, ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की दशा क्या है, उच्च है, उनको शिक्षा पाने का अधिकार है। पर जैसे जैसे हम मौर्य काल में आएंगे, स्त्रियों की दशा क्या है, गिरती जाएगी। क्यों होगी, गिरती जाएगी। अभी क्या है, उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार भी है और वो जो भी युद्ध में भी भाग ले सकती थी। जो भी काम है वो अभी ज्यादा लेवल पे कर सकती थी। और उसके बाद मौर्य काल में ये चीजें क्या हो गई, इसमें गिरावट आने लगी, है ना। अब विवाह क्या थे, विधवा विवाह की क्या थी, विधवा विवाह क्या था, प्रचलित था। आप सोच सकते हैं उस समय अगर ऋग्वैदिक काल में विधवा विवाह प्रचलित था तो उस समय लोगों की सोच क्या रही होगी कि लोग दूसरा विवाह करने के लिए भी मान जाते थे। और ये सती प्रथा है, ये तो बहुत बाद में आई है। ये लोगों की देन है। जैसे जैसे लोग अपने विचारों को प्रस्तुत करने लगे तब ये चीजें आई हैं, सती प्रथा। बाकी पहले क्या, विधवा विवाह भी प्रचलित थे, है ना। और खान पान क्या था, पेय पदार्थों में सोमरस का प्रयोग किया जाता था। किसका, सोमरस का प्रयोग किया जाता था ना। और जो खान पान था वो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों थे, है ना। दोनों प्रवृत्ति के लोग थे। जो वर्तमान में भी है, शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी, है ना। और मनोरंजन में क्या था, घुड़दौड़ होती थी, है ना। मतलब घोड़ों को दौड़ाया जाता था, है ना। नृत्य करते थे, है ना। और शिक्षा क्या थी, शिक्षा का हम देखेंगे, एक पॉइंट शिक्षा का लिखेंगे जिसमें स्त्री और पुरुषों को क्या, समान शिक्षा पाने का क्या था, अधिकार था। ये क्या हम अभी ऋग्वैदिक काल में पढ़ रहे हैं। ऋग्वैदिक काल में शिक्षा का जो स्त्री और पुरुष को दोनों को समान अधिकार था। अगर उत्तर वैदिक काल में देखेंगे तो ये जो स्थिति है वो नीचे गिरावट आती जाएगी। और मौर्य काल में तो इसमें और भी ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी, है ना। और वेशभूषा क्या थी, वेशभूषा में सूती, ऊनी, रेशमी तीनों वस्त्रों का क्या प्रयोग किया जाता था, है ना। तो ये सब चीजें थी। आप इसमें अगर मेंस में अगर यूपीएससी हो गए, आपका एमपीपीएससी हो गए और अदर स्टेट मेंस एग्जाम हो गए तो आप उसमें ये लिख सकते हैं, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। जैसे पीएससी हो गए और जो स्टेट मेंस होते हैं, स्टेट बीपीएससी हो गए, है ना, उत्तर पीएससी हो गए, उसमें क्या डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सामाजिक जीवन के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए, बताइए, है ना। तो आपका पॉइंट रहेगा फर्स्ट, वर्ण व्यवस्था कैसी थी। तो आप डायरेक्ट ज्यादा कुछ नहीं लिखना आपको, क्योंकि कम शब्दों में गागर में सागर भरने का काम हमको करना है, तो कम शब्दों में हमें ज्यादा लिखना है ना। तो ब्राह्मण लिखना है, क्षत्रिय लिखना है, वैश्य और सूत, है ना। हमको बस ये 4 लिखना है
और फैक्चुअल जो फैक्ट डाटा है वो लिखना है कि ऋग्वेदिक काल में 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के बारे में बताया है ना। और परिवार क्या था, संयुक्त परिवार और पितृसत्तात्मक, स्त्रियों की दशा उच्च थी, है ना, उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, है ना। ये जो मैंने आपको कम ही शब्दों में लिखा है, तो आप अगर ऐसा के ऐसा भी लिखना चाहें ना तो आपका जो 6 मार्क्स का है ना वो आपके 6 मार्क्स कहीं नहीं गए। नेक्स्ट हम ऋग्वेदिक काल के अंतर्गत ही आर्थिक व्यवस्था के बारे में देखेंगे। आर्थिक जीवन कैसा था, कि कृषि व्यवस्था कैसी थी, पशुपालन क्या था, उद्योग धंधे कैसे थे, व्यापार और वाणिज्य कैसा था ना। तो सबसे पहले हम कृषि की बात करेंगे। तो क्या था, आजीविका का प्रमुख साधन था। क्या था, आजीविका का प्रमुख साधन था। इसमें क्या, कृषि में क्या, गेहूं हो गया, जौ हो गया, चावल हो गए आदि की क्या खेती की जाती थी, है ना, आदि की खेती की जाती थी। और खेती के लिए किसका, हल के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता था। किसका, बैलों का प्रयोग किया जाता था हल के लिए, गेहूं जो इसके उत्पादन के लिए। और सिंचाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता था, सिंचाई के लिए हम कुओं और नदियों का प्रयोग करते थे। किसका, जो कि वर्तमान में भी हम कुएं और नदियों का प्रयोग किया जाता है ना। और हमारे विशेषकर अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो सबसे जो ज्यादा है कुओं का प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर हम और अदर सोर्स की बात करें तो उसकी तुलना में क्या कुओं का प्रयोग किया जाता है ना। पशुपालन कैसा था, पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि था, वैसे ही वैदिक सभ्यता में क्या, वैदिक सभ्यता के अंतर्गत ही में भी ऋग्वेदिक काल में क्या मुख्य व्यवसाय क्या था, हमारा क्या था, पशुपालन मुख्य व्यवसाय था ना। ऐसे पूछ लिया जा सकता है कि ऋग्वेदिक काल में मुख्य व्यवसाय क्या था, तो क्या है, पशुपालन। और क्या था, गाय का क्या था, विशेष महत्व था, है ना, गाय को बहुत पवित्र और महत्व रखती थी, है ना। और उद्योग धंधे कैसे थे, उन्नत अवस्था में क्या थे, उद्योग धंधे थे। और सोने से क्या आभूषण बनाए जाते थे। अब क्या करने लगे, सोने से आभूषण बनाने लगे, है ना, सोने के उन्नत अवस्था में था। और व्यापार और वाणिज्य की बात करें तो क्या था, जल व स्थल दोनों मार्गों से क्या था, व्यापार होता था। अगर हम स्थल की बात करें तो बैलगाड़ियों और रथों का प्रयोग किया जाता था। और अगर जल की बात करें तो नावों का प्रयोग किया जाता था। किसका, नावों का प्रयोग किया जाता था। और गाय को क्या, वस्तु विनिमय का प्रमुख साधन माना गया था। अब इसमें हम क्या देखेंगे, वस्तु विनिमय किसको कहते हैं ना, वस्तु विनिमय। जैसे अभी वर्तमान में क्या है, जैसे अभी निर्यात आयात नीति है, उसमें क्या हम जो हमारा डॉलर है उसमें काम होता है। पहले क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली थी। तो जैसे अगर हम कोई भी चीज लेते थे तो उसके बदले क्या दे देते थे, गाय दे देते, या उसी वस्तु को उसी चीज को दे देते थे। मतलब वस्तु विनिमय की प्रणाली वहां पे प्रचलित थी। और मुख्य रूप से कहा क्या चीजें देते थे, गाय। जैसे हम ईरान से कुछ भी चीजें मंगवा रहे हैं ना, कुछ भी चीजें मंगवा रहे हैं तो उसके बदले में हम क्या दे देंगे, गाय दे देंगे। पैसा ना देके हम गाय दे देंगे। तो वस्तु, पहले पैसा चलता भी नहीं था इस टाइम पे, तो वस्तु विनिमय की प्रणाली थी, तो हम क्या देते थे, गाय दे देते थे, है ना।